गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज क्लास 7 के विज्ञान का पाठ श्वसन पढ़ने जा रहे हैं। तो आओ हम लोग देखते हैं कि श्वसन किसे कहते हैं और यह क्यों हम लोगों के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले कि हम सांस क्यों लेते हैं। हमारे शरीर को अपने प्रत्येक कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे कि दौड़ना, खाना, सीढ़ी चढ़ना और यहाँ तक कि सोने के लिए भी हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए। यह ऊर्जा कहाँ से आती है? तो यह ऊर्जा भोजन से हमारे शरीर को प्राप्त होती है, लेकिन भोजन में संचित ऊर्जा की विमुक्ति के लिए श्वसन का होना आवश्यक है। अतः श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारा शरीर भोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है। संपूर्ण श्वसन क्रिया को हम लोग दो अवस्थाओं में बांट सकते हैं। पहला है बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, और दूसरा है अंतः श्वसन, इंटरनल रिस्पिरेशन। बाह्य श्वसन बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को कोशिकाओं में पहुंचाना और उसके उपयोग के बाद बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से बाहर निकाल करके वातावरण में ले जाना, इसे हम लोग कहते हैं बाह्य श्वसन। तो बाह्य श्वसन में होने वाली क्रिया को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला है श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग, और दूसरा है गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। तो चलिए देखते हैं श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग, सांस लेना और सांस छोड़ना। इस प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास ब्रीदिंग कहते हैं। श्वासोच्छ्वास द्वारा बाहरी वातावरण और फेफड़ों के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है, मतलब ऑक्सीजन अंदर जाती है, फेफड़ों तक पहुंचती है और फिर फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। तो श्वासोच्छ्वास की क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। पहला है प्रश्वास, इंस्पिरेशन, सांस का अंदर जाना, और दूसरा है उच्छ्वास, एक्सपीरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना। यहाँ पर देखो श्वसन अंग हम लोग देख रहे हैं, नथुने, नासागुहा, मुख, श्वास नली और श्वास नली से फेफड़े। अब हम लोग देखते हैं प्रश्वास, इंस्पिरेशन। पहले चरण में बाहर से वायु के साथ ऑक्सीजन श्वसन अंग में पहुंचती है। इस क्रिया को प्रश्वास, इंस्पिरेशन कहते हैं। यहाँ ऑक्सीजन जो है वो श्वास नली के द्वारा फेफड़ों तक पहुंच रही है। दूसरा है उच्छ्वास, एक्सपीरेशन। दूसरे चरण में फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहरी वातावरण में निकाल दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाती है। यहाँ देखो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से श्वास नली होते हुए बाहर निकल रही है। अतः श्वासोच्छ्वास ब्रीदिंग वह प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन युक्त हवा प्रश्वास की क्रिया द्वारा शरीर के भीतर फेफड़े में ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित हवा को उच्छ्वास की क्रिया द्वारा फिर फेफड़ों से वातावरण में लौटा दिया जाता है। तो यह पूर्णतः यांत्रिक क्रिया है, मैकेनिकल प्रोसेस है। एक प्रश्वास और एक उच्छ्वास मिलकर एक श्वास कहलाता है और कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार सांस लेता है वह उसकी श्वसन दर, रेस्पिरेशन रेट कहलाती है। तो आओ हम लोग एक प्रयोग द्वारा देखते हैं कि श्वासोच्छ्वास की क्रिया, ब्रीदिंग की क्रिया किस तरह से संपन्न होती है। यहाँ पर देखो नासागुहा से वायु श्वास नली से होकर के फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़े वक्षगुहा में स्थित होते हैं और वक्षगुहा पार्श्व में दोनों तरफ से यहाँ पसलियों से घिरी हुई होती है। एक बड़ी पेशीय परत जो डायफ्राम कहलाती है, यहाँ डायफ्राम, यह वक्षगुहा को आधार प्रदान करती है और श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। यहाँ पर देखो बेल जार में व्हाइट ट्यूब लगी हुई है जो श्वसन नलियों को दिखा रही है और गुब्बारे जो हैं वो फेफड़ों को दिखा रहे हैं और नीचे में जो रबर स्ट्रिप लगी हुई है यह डायफ्राम को प्रदर्शित कर रही है। अंतर श्वसन के समय, इंस्पिरेशन के समय पसलियां जो है वो ऊपर जाती है और डायफ्राम जो है वो नीचे जाता है। तो हमारी जो वक्षगुहा है उसका आयतन बहुत बढ़ जाता है और वायु जो है फेफड़ों में भर जाती है। यहाँ पर देखो रबर शीट जो डायफ्राम को दिखा रही थी वो नीचे गई तो गुब्बारे फूल गए हैं, मतलब फेफड़ों में हवा भर गई है।
इसी तरह उच्च वसन के समय पसलियां जो है वो नीचे चली जाती है और डायफ्राम ऊपर चला आता है। तो जो हमारी वक्ष गुहा का आयतन है यह घट जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित हवा है यह फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। यहाँ पर देखो, यह जो डायफ्राम था रबर शीट यह ऊपर चली गई है और यहाँ पर गुब्बारे पिचक गए हैं, मतलब फेफड़ों से हवा बाहर निकल गई है। अब हम लोग देखेंगे गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। इस क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से कोशिकाओं में पहुंचता है। कोशिकाओं में ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से फिर रक्त और रक्त के माध्यम से फेफड़ों में पहुंचता है। यहाँ पर देखो, फेफड़ों को बड़ा करके दिखाया गया है। श्वास नली की सहायता से रक्त के द्वारा ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंच रहा है। यहाँ पर हम लोग देखो रुधिर वाहिनियां दिख रही है और यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त रुधिर है। रुधिर के साथ रक्त के साथ ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंच रहा है। कोशिकाओं में ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है यह फिर रक्त के साथ फेफड़ों में और फिर फेफड़ों से बाहर वातावरण में लौटा दिया जाता है। तो वह हम लोगों का बाहरी श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन खत्म हुआ था। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसे हम लोग कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। पादपों और जंतुओं दोनों में कोशिकीय श्वसन प्रत्येक कोशिका द्वारा किया जाता है और कोशिकीय श्वसन में भोजन का पाचन होता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया में कोशिका में मौजूद भोज्य पदार्थ ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाता है। ऊर्जा एटीपी के रूप में रहती है, एथिलीन ट्राइफॉस्फेट। अंतर श्वसन क्योंकि कोशिका के अंदर होता है, इसलिए इसको कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन जिसे हम लोग वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं, और दूसरा है अनऑक्सी श्वसन जिसको हम लोग अवायवीय श्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब हम लोग पहले देखेंगे ऑक्सी या वायवीय श्वसन। कोशिकाओं में जब ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में होता है, तब इसको ऑक्सी श्वसन कहते हैं। यहाँ पर देखो, ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बना रहा है। भोजन जो है वो भोजन विखंडित हो रहा है ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज रक्त के द्वारा ऑक्सीजन के साथ कोशिकाओं में पहुंचता है। कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण के कारण ऊर्जा एटीपी के रूप में मुक्त होती है, जल बनता है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कि रक्त के द्वारा फिर फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों से फिर वातावरण में बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरा है अनऑक्सी श्वसन, जिसको हम लोग अवायवीय श्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो यहाँ ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड एल्कोहल में बनाता है। इसमें भी ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन यहाँ ऊर्जा की मात्रा कम होती है। तो जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, साथ ही ऊर्जा भी बनती है, तो इसे हम लोग अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। यह यीस्ट में होता है और यहाँ ई कोलाई बैक्टीरिया में अवायवीय श्वसन दिखाया गया है। यहाँ पर देखो, अंगूर में ग्लूकोज होता है, वो बिना ऑक्सीजन के अवायवीय श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल और कम ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो इसी तरह से अंगूर के रस से या फलों के रस से शराब बनाई जाती है। अल्कोहल क्या है? शराब है। और इस क्रिया को कहते हैं किण्वन फर्मेंटेशन। यहाँ पर देखो, अल्कोहल वाली पेय और इथानॉल ईंधन के उत्पादन में किण्वन फर्मेंटेशन का उपयोग किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि ब्रेड बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले पैदा करने के लिए यीस्ट का उपयोग किया जाता है, जो आटे में मिलकर इसे फुला देता है। आटे में यीस्ट मिलाया जाता है। यीस्ट अवायवीय श्वसन करता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और जब इसे हम लोग बेक करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा में मिल जाती है। इसीलिए ब्रेड में देखो छेद रहते हैं, वहां कार्बन डाइऑक्साइड थी जो गर्म होने के बाद हवा में जाकर के मिल गई। इसी तरह से मक्खन और दही बैक्टीरिया के प्रयोग द्वारा बनाए जाते हैं। दही जानते हो, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बनाता है।
जो लैक्टिक अम्ल मुक्त करने के लिए अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं। मतलब मक्खन और दही भी अवायवीय श्वसन का एक उदाहरण है। अब हम लोग देखेंगे वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर और समानता है। तो सबसे पहला है कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज अणु का दोनों में ही विखंडन होता है, लेकिन वायवीय श्वसन में ग्लूकोज अणु ऑक्सीजन के साथ विखंडित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनाता है। यहाँ ऊर्जा बहुत अधिक है, देखो 38 एटीपी है। जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज पूरी तरह से विखंडित नहीं होता है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और यहाँ पर देखो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल और ऊर्जा जो है, यहाँ ऊर्जा एटीपी जो है यह 2 एटीपी है, मतलब कम ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या कारण है कि शारीरिक व्यायाम के समय हमारी श्वसन दर बढ़ जाती है, लेकिन आराम करते समय हमारी श्वसन दर कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि श्वास लेना मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होता है। जब हम व्यायाम कर रहे होते हैं तो हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए मस्तिष्क श्वसन दर को बढ़ाने का निर्देश देता है और हमारी श्वसन दर बढ़ जाती है, हम जोर जोर से सांस लेने लगते हैं। लेकिन जब हम आराम कर रहे होते हैं तो हमें ऊर्जा की कम जरूरत पड़ती है और मस्तिष्क हमारी श्वसन दर को कम कर देता है। अब है कि अत्यधिक व्यायाम के दौरान पेशीय कोशिकाओं में ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है। शरीर द्वारा वहां पहुंचाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा से ऑक्सीजन की मांग अधिक हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में पेशीय कोशिकाएं अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं, जिसके फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल बनता है, जो कि यहाँ पेशियों में जमा हो जाता है और लैक्टिक अम्ल के संचयन से हमारी पेशियों में ऐंठन महसूस होने लगती है। इसका मतलब है कि हमारी पेशीय कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं, लेकिन यह ऐसा थोड़े समय के लिए ही करती है। जब हम बहुत देर तक व्यायाम करते हैं, तेजी से दौड़ते हैं या कोई भारी सामान उठाते हैं तो हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की मात्रा सीमित होती है। तो ऐसी स्थिति में पेशी कोशिकाएं द्वारा इस अतिरिक्त ऑक्सीजन की मांग को पूरा करती है। इसीलिए अत्यधिक व्यायाम करने के बाद हमारी पेशियों में ऐंठन होती है, क्योंकि तब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज का आंशिक रूप से विखंडन होता है और लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। लेकिन जब हम गर्म जल से स्नान करते हैं या शरीर की मालिश करते हैं तो रक्त का संचार जो है वह बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप पेशीय कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है और लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन उन्हें ज्यादा मिलता है। इसीलिए गर्म पानी से स्नान करने या शरीर की मालिश करने पर हमें आराम मिलता है। तो इस वीडियो में हमने देखा श्वसन, रेस्पिरेशन, उसे 2 भागों में बांटते हैं, बाह्य श्वसन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और अंतः श्वसन इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग कोशिकीय श्वसन सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। बाह्य श्वसन को भी 2 भागों में बांटा जाता है, श्वासोच्छ्वास ब्रीदिंग और गैसों का परिवहन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। इसी तरह अंतः श्वसन को भी 2 भागों में बांटा जाता है, ऑक्सी श्वसन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अनऑक्सी श्वसन जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। साथ ही हमने देखा कि हमारे पेशियों में ऐंठन क्यों होती है और उसका उपचार क्या है। अब मैं इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को तुम लोगों को गृहकार्य के रूप में दे रही हूँ। तो पहला है कारण बताइए। कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से गहरी सांसें लेता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम दौड़ते हैं तो हमारे शरीर को अधिक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए हम जल्दी जल्दी और गहरी सांस लेते हैं, जिससे हमारे शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिले। दूसरा, जब हम अत्यधिक धूल भरी हवाओं में सांस लेते हैं तो छींक आती है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी नासागुहा में जो रोग होते हैं वे हवा में उपस्थित धूल कणों को अंदर जाने से रोकते हैं। लेकिन यदि किसी कारण से ये धूल कण हमारी नासागुहा में चले गए तो ये हमारे नासागुहा की त्वचा को उत्तेजित कर देते हैं, जिससे हमें छींक आती है। छींक के साथ हवा बाहर निकलती है और उस वायु
वायु के साथ ये अवांछित कण भी बाहर निकल जाते हैं। दूसरा है वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर। यह तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि दोनों में क्या समानताएं हैं और दोनों में क्या अंतर है। और तीसरा है अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ जब यह पेशी में होता है, तो जब यह पेशी में अवायवीय श्वसन होता है तो लैक्टिक अम्ल बनता है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है और ऊर्जा का भी उत्पादन होता है। और दूसरा, जब अवायवीय श्वसन यीस्ट में होता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अल्कोहल बनता है और साथ ही कम ऊर्जा का उत्पादन भी होता है। तो इस तरह से हम लोगों का यह श्वसन पाठ का पहला वीडियो समाप्त होता है।